वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सेकंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा इंट्रोडक्शन का। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। वो फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल बोले जाते हैं जब बोन बी हो जाए बिकॉज ड्यू टू सम डिजीज़, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। और इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बोन जो है वो वीक हो सकती है। इसके ये सारे के सारे कॉजेज़ दे रखे हैं। लोकलाइज्ड डिजीज़ होगी, नियोप्लास्टिक बेजनाइन ट्यूमर, गैंट सेल ट्यूमर, ये सारे इसके कॉजेज़ यहाँ पर दे रखे हैं आपको। इन्फ्लामेटरी पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, ट्यूबरिकुलर ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। ये सारे के सारे यहाँ पे कॉजेज़ की जो है लिस्ट दे रखी है। और सबसे कॉमनली जो देखने को मिलता है वो हमें मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। और आपका अगर ये रिकेट्स या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं तो ये सारी चीज़ें, और पोलियो वगैरह में भी ये सारी बोन्स में वीकनेस देखने को मिलती है। आगे देखते हैं अब। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का। और बोन जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो होती है वो होती है इसके अंदर वर्टिब्रियास, थोरेसिक और लंबर। ठीक है, बाकी जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के साथ रिलेट करते हैं वो है आपका नेक ऑफ फीमर या फिर कॉलेज फ्रैक्चर। ये दोनों जो फ्रैक्चर हैं ये भी ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही होते हैं। अब यहाँ पर ही हमें इन्होंने टेबल दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू द एज कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर एज के अंदर दिखाई देंगे। तो 0 to 5 ईयर्स पे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और ऑस्टियोमाइलिटिस दिखाई देगा। एट बर्थ के टाइम पे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है वो दिखाई दे सकता है। 5 to 20 पर ये सारी कॉजेज़ दिखाई दे सकते हैं। 20 to 50 पर ये सारे कॉजेज़ दिखाई दे सकते हैं। और 50 ईयर्स के बाद जो है ऑस्टियोपोरोसिस एक जनरल डीजनरेटिव डिजीज़ होती है जो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं डायग्नोसिस। जो पेशेंट होगा उसको पहले फ्रैक्चर होने से पहले थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, जो बोन इफ़ेक्टेड है वहाँ पर। suffered from some discomfort in the region of the affected bone for some time period to the occurrence of the fracture। ठीक है, तो डायग्नोसिस जो होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का वो बहुत सिंपल होता है। अभी ये डायग्नोसिस वगैरह जो है आगे वाले चैप्टर्स में और अच्छे से देखने को मिलेगा। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के। वो इन 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। फाइंड करना है कि उसके अंदर जो पैथोलॉजी है वो क्या है, उसका कॉज क्या है फ्रैक्चर होने का। ठीक है, मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फ्रैक्चर टू यूनाइट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता करनी है कि इसका प्राइमरी कॉज क्या है जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर हो गया है। दूसरी चीज़ कि कितनी कैपेसिटी है कि फ्रैक्चर वापस से जुड़ जाएगा, कि मतलब जैसे कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हुआ है या किसी इन्फेक्टिव डिजीज़ की वजह से हुआ है तो चांसेस ऑफ यूनाइट होने के कम हो जाते हैं। ठीक है, उसको फिर रिमूव करके रिडक्शन करके ही हमें फिर दोबारा उसके अंदर इम्प्लांट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे भी रखा है, जो फ्रैक्चर बोन्स के अंदर हो जाएंगे इफेक्टेड बाय द जनरलाइज्ड डिसऑर्डर, जैसे कि फैगेट्स डिजीज़ या ऑस्टियोजेनेसिस, इनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं यूनाइट होने के विद द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट से ये जो है यूनाइट हो सकते हैं। लेकिन फ्रैक्चर एट द साइड ऑफ बोन साइड और अ वेजाइन ट्यूमर विल ऑल्सो जनरली यूनाइट बट द यूनियन में बी डिलेड। तो टाइम जो है वो भी वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजिकल कॉज। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा है तो उसके अंदर यूनाइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर फ्रैक्चर हो रहा है बोन सिस्ट के उससे या ट्यूमर की वजह से तो उसमें डिले टाइम लग सकता है। जो ऑस्टियोमाइलिटिक बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है यूनाइट होने में और समटाइम्स तो वो फेल भी हो जाता है। ठीक है, हीलिंग फ्रैक्चर के अंदर जो हीलिंग होती है वो मेटास्टैटिक बोन लेसन से होती है, जो डिपेंड करती है अग्रेसिव नेचर, जो प्राइमरी ट्यूमर है उसके ग्रोथ होने के नेचर पर डिपेंड करती है। अगर जो प्राइमरी ट्यूमर है
वो अंडर कंट्रोल आ जाता है तो हीलिंग हो पाएगी। लेकिन अगर वो अग्रेसिवली ग्रोथ कर रहा है और वो बोन को खा रहा है, मतलब बोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो फ्रैक्चर हील नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक केस होता है ऑस्टियोमाइलिटिक बोन का, जिसके अंदर चांसेस ऑफ हीलिंग जो है डिपेंड करता है कि आपका जो मेटास्टेल्टिक बोन लेसन्स हैं वो कितना ज़्यादा हाई रेट पर ग्रो कर रहे हैं, बोन को खा रहे हैं। अगर ज़्यादा खाएंगे तो हीलिंग का रेट कम हो जाएगा और कम खाएंगे तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं इंटरनल फिक्सेशन के लिए, वैसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स को हम ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं विद द एम। जब भी कोई इंटरनल फिक्सेशन होती है तो उसकी एम क्या होती है कि इसके जो बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू यूनियन को, मतलब कि इन्हेंस द प्रोसेस ऑफ यूनियन, मतलब बोन के फ्रैक्चर को सही होने में टाइम कम लगे। ठीक है, मोबिलाइज द पेशेंट बाय सर्जिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर। सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करके पेशेंट को हम मूव कर सकें, मतलब उसे पूरे टाइम बेड पर ही ना लेटना पड़े महीनों तक, हम उसको मोबाइल कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह वो ईजिली अपना जा सके। स्टिल जो हमारा ऐसे फ्रैक्चर्स के अंदर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के अंदर एक स्टेबल फिक्सेशन को पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो इनके अंदर पैथोलॉजी होती है वो चल रही होती है कहीं ना कहीं, इसीलिए इसमें जो है स्टेबल थोड़ा कम ही आ पाती है। अब देखते हैं इंजरीज टू द जॉइंट। अब देखते हैं सबलैक्सेशन और डिस्लोकेशन। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जॉइंट सबलैक्सेटेड जब कहा जाएगा जब आर्टिकुलेटेड सरफेसेस जो है पार्शियली डिस्प्लेस्ड हुए हैं लेकिन अभी भी कांटेक्ट के अंदर हैं। ठीक है, और जॉइंट डिस्लोकेटेड जब कहा जाएगा जब वो प्रॉपरली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं बचा है। ठीक है, जैसा कि इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा नॉर्मल जॉइंट जो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डिस्लोकेशन किसे बोलेंगे, जब वो प्रॉपरली कांटेक्ट में नहीं है, पूरी तरीके से डिस्लोकेट हो चुका है। और सबलैक्सेशन बोलेंगे जब वो पार्शियली कांटेक्ट में है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन डिस्लोकेशन एंड सबलैक्सेशन। शोल्डर इकलौता ऐसा मतलब मोस्ट कॉमन जॉइंट है जो बहुत फ्रिक्वेंटली डिस्लोकेट हो जाता है। अब आगे देखते हैं इंजरीज टू द लिगामेंट। पहले देखें इंजरीज टू द जॉइंट्स, अब देखते हैं लिगामेंट्स को कैसे इंजरीज होती हैं। जो इंजरीज लिगामेंट को होती हैं उसे हम स्प्रेन बोलते हैं, और जो इंजरीज मसल्स को होती हैं या टेंडन्स को होती हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसमें पी और टी का डिफरेंस है। पी जिसमें होगा उसमें लिगामेंट की इंजरी होगी, और जिसमें टी होगा उसमें मसल या टेंडिनियस अटैचमेंट की इंजरी होगी। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 3 डिग्रीज में की हुई है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, सिर्फ कुछ फाइबर्स जो होंगे लिगामेंट के वो टियर होंगे, इसके अंदर ना के बराबर स्वेलिंग होगी, लोकलाइज्ड टेंडरनेस होगी और लिटिल बिट फंक्शनल डिसेबिलिटी हो सकती है। इस इमेज के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमें तीनों डिग्री का डिफरेंस समझ में आएगा। जो फर्स्ट डिग्री है उसके अंदर हमारा प्रॉपरली जो है बहुत कम फाइबर्स को डिस्ट्रॉय किया है, मतलब इंजरी हुई है। सेकेंड डिग्री के अंदर पार्शियली आपका थर्ड टू ऑलमोस्ट ऑल द फाइबर्स को इसके लिगामेंट्स के इंजरी हुई है, और थर्ड डिग्री में पूरा का पूरा जो लिगामेंट है वो टियर हो गया है। तो अब देखते हैं थर्ड डिग्री में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द थर्ड टू ऑलमोस्ट ऑल द फाइबर्स ऑफ द लिगामेंट आर डिस्टर्ब्ड। थर्ड टू ऑलमोस्ट मतलब 1/3 से ज़्यादातर सारे लिगामेंट्स जो होंगे वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। पेन और स्वेलिंग आएगी, फर्स्ट डिग्री के अंदर नहीं आ रही थी, ना के बराबर आ रही थी। सेकेंड डिग्री के अंदर पेन और स्वेलिंग और इनएबिलिटी टू यूज़ द लिम्फ, ये चीज़ें दिखाई देंगी। जॉइंट मूवमेंट जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा ड्यू टू द पेन। अ डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय परफॉर्मिंग अ स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट मतलब कि जिस लिगामेंट को आप लग रहा है कि वो लिगामेंट इंजर हो सकता है उस पर स्ट्रेस डालो। अगर वो स्ट्रेस डालने पर पेन आ रहा है तो इट्स अ पॉजिटिव।
ठीक है। अब देखते हैं थर्ड डिग्री स्प्रेन क्या होता है। यहाँ पर कंप्लीट टीयर हो जाएगा लिगामेंट का, स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा टॉन मतलब कि टूटे हुए लिगामेंट पर। कॉन्ट्रेंट्री टू द एक्सपेक्टेशन, हम क्या सोचते हैं अगर सेकेंड डिग्री स्प्रेन में थोड़ा ज़्यादा पेन आया है, फर्स्ट डिग्री के अंदर कम पेन आया है, तो थर्ड डिग्री के अंदर बहुत ज़्यादा पेन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑफन द पेन इन सच टीयर इज़ मिनिमल, मतलब इसके अंदर पेन बहुत कम होता है। एज ऑल्सो द स्वेलिंग, स्वेलिंग भी कम होती है, पेन भी कम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो टिश्यूज़ जो टॉर्न हो चुके हैं टिश्यूज़, वो एक दूसरे से दूर दूर जा चुके होते हैं, ठीक है। जो हेमाटोमा होता है वो स्लीप्स इनटू द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़, मतलब जो ब्लड वेसल्स उस जगह पर सप्लाई दे रही होती हैं वो आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज़ में जाकर के उस सप्लाई को देने लग जाती हैं, ठीक है। और इसकी जो डायग्नोसिस है वो भी आपकी स्ट्रेस टेस्टिस के थ्रू ही देखने को मिलेगी। अब देखते हैं पैथोलॉजी क्या होगी। जो लिगामेंट होता है वो टॉर्न मतलब टूट जाता है और अपने एक जो उसके सब्सटेंसेस होते हैं पास के, उसको भी लेकर के टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ से अगर ये लिगामेंट टूटा तो ये जो फ्रैक्चर हुआ है पीछे की तरफ, ये जो बोन लेकर के गया है, इसको बोलते हैं हम इवल्शन फ्रैक्चर, ठीक है। इवल्शन occurs at a simple tearing of the ligament from the bone, soft tissue avulsion, but जो often ligament avulses with a small piece of bone from its attachment, उसे बोलेंगे वो लिगामेंट टीयर करेगा जब छोटे से पीस को लेकर के टूट जाएगा, उसे हम बोलेंगे बॉनी अवल्शन, ठीक है। डायग्नोस कैसे करेंगे? अब इसका डायग्नोसिस क्या है? जब भी कोई पेशेंट आए तो उससे ये चीज़ पूछनी है कि आप कैसे गिरे, मतलब हाथ के बल गिरे या उल्टे गिरे, मतलब किस तरीके से गिरे, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि मैकेनिज़्म क्या है इंजरी का। ये इंडिकेट करता है कि कौन सा लिगामेंट इंजर्ड हो सकता है। एग्जामिनेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग द प्रिसाइज लोकेशन। जो अब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उससे आपको एकदम करेक्ट लोकेशन पता पड़ेगी, कितनी सीवियरिटी हो सकती है लिगामेंट की इंजरी की, वो चीज़ें पता पड़ेंगी। एंड बाय कन्फर्म्ड बाय इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप उसको कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो अगर लोकलाइज्ड स्वेलिंग है, एक जगह पर पर्टिकुलर एक जगह पर स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, एक्मोसिस है ओवर द लिगामेंट, तो वो चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इसी लिगामेंट के अंदर इंजरी हुई है। यूजुअली जो हेमार्थ्रोसिस होती है वो नोटिस की जाती है इन द सेकेंड और थर्ड डिग्री स्प्रेन में विद इन द 2 आवर्स, ठीक है। हेमार्थ्रोसिस जो है वो एब्सेंट होती है डिस्पाइट अ कंप्लीट टीयर और इफ द टॉर्न लिगामेंट इज कवर्ड बाय साइनोबियम। हेमार्थ्रोसिस जो है वो आपकी कंप्लीटली टीयर अगर हो गया है लिगामेंट तो उसमें नहीं आएगी। अगर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री है, सेकंड और थर्ड डिग्री है, तो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। हेमार्थ्रोसिस क्या होता है? ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो जॉइंट के अंदर जो कैविटी है उसमें ब्लड जा रहा होता है, ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है, ओके। अब देखते हैं स्ट्रेस टेस्ट, जो हम देखते आ रहे हैं कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के अंदर पता पड़ेगी स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करके। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इन लाइन में लाइन समझाती हूँ। ये बहुत यूज़फुल टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने में। स्प्रेन क्या है? लिगामेंट की इंजरी, और जज करने में कि कितनी सीवियरिटी है, कौन सी डिग्री की इंजरी हुई है। ये जो लिगामेंट है, क्वेश्चन इज पुट टू स्ट्रेस बाय अ सर्टेन मैन्यूवर, मतलब आपको अपने हाथों से करना पड़ेगा। ये यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए इंडिविजुअल लिगामेंट को, जो हम रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर आगे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि ACL जॉइंट हो गया, ACL लिगामेंट हो गया, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो हमारे नी के अंदर होता है वो हो गया, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया। इनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर्म किए जाते हैं। जब लिगामेंट स्ट्रेस किया जाएगा इन फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री स्प्रेन, वहाँ पर पेन होगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन में पेन होगा, बट लिटिल और नो पेन में बी एप्रिशिएटेड। बहुत कम पेन होगा या फिर मतलब पेन वहाँ पर इंडिकेट करेगा कि हाँ ये इंजरी हुई है,
लेकिन इन थर्ड डिग्री स्प्रेन के अंदर जॉइंट जो है वो ओपन अप हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर जैसे आपने देखा होगा शायद कि जब ACL की इंजरी होती है और आप उसको ड्रॉअर टेस्ट को करो तो पूरा का पूरा जो टिबिया होता है वो एंटीरियरली ड्रॉ हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ये पूरी तरीके से जॉइंट जो है ओपन अप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि स्ट्रेस टेस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर ये चेक कर रहा है अगर ये स्ट्रेस इस तरफ लगा रहा है तो ये जो लिगामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मीडियल साइड में जो लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे, इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा ना। जब इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, अगर इस पर फर्स्ट और सेकंड डिग्री की लिगामेंट इंजरी हुई है तो इसके अंदर पेन लिटिल बिट या फिर थोड़ा सा ज़्यादा रेंज में हो सकता है। और अगर थर्ड डिग्री का लिगामेंट टियर है तो ये पूरी तरीके से इधर टिबिया शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। A plain X-ray for the joint is usually normal. Sometimes जो chip of bones होती हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं लिगामेंट के टियर के साथ, वो भी वहाँ से हट जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेस एक्सरे क्या होता है? स्ट्रेस एक्सरे होता है जब आप उस पर्टिकुलर लिगामेंट को एक स्ट्रेस देते हो, ड्यूरिंग उसके स्ट्रेस के दौरान ही आप एक्सरे निकलवाते हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस एक्सरे। ठीक है, These are special X-rays done where the injured ligament is put to stress by a particular maneuver. अब जैसे कि यहाँ पर ये जो हमने देखा था वेल्गस स्ट्रेस फॉर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द नी। अब जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर के अंदर देखा था कि यहाँ पे वेल्गस स्ट्रेस दे रहा है इस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के लिए। ड्यूरिंग दिस जब ये इसको स्ट्रेस दे रहा है, इसी टाइम अगर हम एक्सरे निकलवा लेते हैं तो इसको बोलेंगे स्ट्रेस एक्सरे। स्ट्रेस एक्सरेज जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं ग्रेड पता करने में, किस लेवल की ग्रेड इंजरी हुई है। इस एक्सरे के दौरान हमें जो है जनरल अनेस्थीसिया या सेडेशन, मतलब उसको सुलाना होता है क्योंकि पेन ज़्यादा होगा उसको। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की जो चॉइस होती है वो फर्स्ट होती है MRI। आर्थ्रोस्कोपी भी करी जा सकती है अगर डाउटफुल केसेस है तो। ठीक है, अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम। सारे स्प्रेन्स जो हैं वो इनिशियली ट्रीट करे जाते हैं विद दैट फार्मूला राइज। R stands for rest, I for eyes therapy, C for compression bandage and E for elevation। ठीक है, इसका आगे जो है बहुत अच्छे से फर्दर चैप्टर्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस जो होती हैं वो दी जाती हैं। एनाल्जेसिक फॉर पेन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी फॉर द स्वेलिंग। ये इनफ होता है। अगर फर्स्ट डिग्री का स्प्रेन हुआ है तो ये बहुत है। सेकंड और थर्ड डिग्री स्प्रेन के लिए इमोबिलाइजेशन इन द ब्रेस्ट करी जाती है, मतलब कि वो कपड़ा सा बांध देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, या आजकल तो बहुत अच्छे तरीके के ब्रेसेस आने लग गए हैं जो पूरी तरीके से हैंड को या कोई भी लिगामेंट, कोई भी वो है आपका लिम्ब है, उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। या फिर प्लास्टर तो बहुत टाइम से लगता ही है, मतलब बहुत पुरानी वो है, ट्रीटमेंट का मेथड है। प्लास्टर कास्ट लगा देते हैं 1 से 2 वीक्स के लिए, मेनली फॉर द पेन रिलीफ। ना वो चीज़ जो लिगामेंट है वो मूव करेगा, ना फिर पेन ज़्यादा होगा। No longer is plaster immobilization advised for long period as was the trend in the past। ठीक है, प्लास्टर के अंदर जो है इमोबिलाइजेशन तो होती थी बट उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे। ठीक है, अगर वेट हो गया तो अंदर की कंडीशन थोड़ी बेकार हो जाएगी और ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते थे, इसीलिए जो है अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाने लगा है। इनफैक्ट अब ये समझा जाने लगा है कि जो अर्ली मोबिलाइजेशन है, वॉकिंग विद द सपोर्ट, वो कितना ज़रूरी है। फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, जहाँ पर हमारा फिजियोथेरेपी का काम आता है कि रिहेबिलिटेशन जल्दी करना पेशेंट की। जितना ज़्यादा इमोबिलाइजेशन होगी उतना ही मसल वेस्टिंग होगी। ठीक है, अभी तक हमने देखा इंजरीज टू द जॉइंट एंड इंजरीज टू द लिगामेंट। अब हम देखते हैं इंजरीज टू द मसल एंड टेंडन। जो मसल रप्चर हो जाती हैं मोर ऑफन देन टेंडन्स, मतलब कि यंग पर्सन्स के अंदर जो है मसल्स रप्चर होती हैं, और जो एल्डर पर्सन्स होते हैं उनके अंदर टेंडन्स ज़्यादा रप्चर होते हैं मोर देन द मसल्स। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंट ये जो है
पार्शियल या कंप्लीट रप्चर होता है मसल का, और जो टेंडन होता है वो सडन एक विग्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मसल की वजह से रप्चर होता है, या फिर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए। अगर मसल रेस्ट पर है और आप उसको ओवर स्ट्रेच दे दो तो वो भी एक वजह होती है उसके रप्चर होने। और ये चीज़ इन्होंने पहले भी बताई थी कि स्ट्रेन होता है मसल इंजरी के लिए, स्प्रेन होता है फॉर द लिगामेंट इंजरी के लिए। और मसल और टेंडन इंजरी में ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज अ शॉर्ड। ठीक है, ये चक्कू और तलवार के थ्रू भी जब हम किसी को मारे हैं तो उसमें भी मसल और टेंडन ही इंजरी होती है। अब देखते हैं पैथोलॉजी। अब देखते हैं रप्चर जो होता है टेंडन के अंदर, वो सिर्फ जब होता है जब एबनॉर्मल या फिर टेंडन वीक हो चुका होता है ड्यू टू सम डीजनरेशन, या एज के साथ साथ भी डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, या बियर एंड टीयर की वजह से, ठीक है, ओवर यूज़ की वजह से भी डीजनरेटिव टेंडन्स रप्चर हो जाते हैं। कॉमनली इन रेमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर सिस्टमिक लूपस अर्थराइमाटस, ये एक डिजीज़ होती है, SLE, ठीक है। एज रिलेटेड डिजनरेशन के साथ टेंडन रप्चर जो होता है ये रिलेटेड होता है आपका बियर एंड टीयर के साथ। कॉमनली इसकी यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, सुप्रास्पाइनेटस और एक्सटेंसर टेंडन ऑफ हैंड के अंदर देखने को मिलेगा। ये मोस्टली जो जिम वगैरह करते हैं उनके ज़्यादातर रिस्ट के अंदर इंजरीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं, उनका टेंडन रप्चर ज़्यादातर रिस्ट में ही होता है, ठीक है। जो कॉमन साइट्स हैं टेंडन रप्चर की वो हैं आपका सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, एक्लीस टेंडन, बाइसेप टेंडन, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन, क्वाड्रिसेप टेंडन और पटेलर टेंडन भी ज़्यादातर रप्चर हो जाता है, ठीक है। जो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है पेन की और वो परफॉर्म नहीं कर पाता किसी भी मूवमेंट को जो भी उस टेंडन से होने वाला होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बाइसेप टेंडन इंजर्ड हुआ तो उसके अंदर आप जो है फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बाइसेप का वर्क है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डायग्नोसिस। इसके अंदर इंजरीज टू द मसल और टेंडन में क्या यूज़ होगी। यहाँ पर अगर सुपरफिशियल हुई है इंजरी तो हम जो है वहाँ पर हमें पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ये चीज़ें कॉमन है। अगर ये डीप मसल रप्चर हुआ है, कोई डीप इनसाइड जो मसल होती हैं, डीप सेटेड मसल्स हैं, उसके अंदर इंजरी हुई है तो सिर्फ़ और सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन इनफ नहीं है, उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर उसके साथ साथ जो है आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे डायग्नोस्टिक मेथड्स, इमेजिंग को भी यूज़ करना पड़ेगा। MRI जो है वो प्रेफरेंस रहती है, फर्स्ट प्रेफरेंस MRI रहती है। ट्रीटमेंट जो है मसल रप्चर जो है आपका देखने को मिलता है बैली ऑफ द मसल में, और ये हील भी हो जाता है। रिजल्टेंट फाइब्रस टिश्यूज़ जो वीक हो जाते हैं उनकी वजह से जो मसल होती है वो अपनी स्ट्रेचेबिलिटी की कैपेबिलिटी को लूज़ कर देती है। जब लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड, इसके लिए रिहैबिलिटेशन का मतलब आफ्टर द हीलिंग भी रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत लंबा टाइम ज़रूरी होता है। एक मसल रप्चर होती है, अगर एक मसल रप्चर हुई है फ्रॉम इट्स टेंडिनियस पोर्शन और अगर वो फ्रेश है तो वो एंड टू एंड रिपेयर से ट्रीट हो सकती है, बेस्ट है। और अगर उसके बीच में गैप आ गया है तो उसको फिल करने के लिए हमें टेंडन ग्राफ्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे केसेस के अंदर जो रिपेयर होता है वो बहुत उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, उसके अंदर टेंडन ट्रांसफ़र परफॉर्म करना पड़ता है, टेंडन को ही ट्रांसफ़र करना पड़ जाता है। कुछ टेंडन रप्चर्स जो होते हैं विद द डीजनरेशन इन दी बैकग्राउंड, जब मतलब वहाँ पर डीजनरेशन भी चल रही है और टेंडन रप्चर भी हो गया है तो वो वेल सूटेड नहीं होते हैं रिपेयर के लिए। ये ट्रीटेड करे जाते हैं विद रिहैबिलिटेशन से ही करे जा सकते हैं। कुछ केसेस में जब ओल्ड टेंडन रैप्चर्स होते हैं स्पेशली इन द एल्डर्स तो वहाँ पर मिनिमल फंक्शनल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब वो फंक्शनल ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उनकी फंक्शनल डिसेबिलिटी पर, ठीक है। ये पेशेंट्स जो है विदाउट एनी ट्रीटमेंट ठीक ठाक काम कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज।
तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 और आगे जा कर के अब हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट एंड कैसी लग रही है वीडियोस प्लीज़ बता दीजिए कमेंट करके।